नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में। व्याकरण की की कक्षा में हम संधि पढ़ना शुरू कर चुके थे। हमने जान लिया था संधि किसे कहते हैं वर्णों के मेल को। और वर्ण भी कौन से? जो आसपास होते हैं, परस्पर उनके मेल को, जो निकट निकट है उनके मेल को संधि कहते हैं। फिर हमने किया था संधि विच्छेद। संधि से बने हुए शब्दों को पहले वाली अवस्था में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था संधि के प्रकार। 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने शुरू किया था स्वर संधि कि स्वर संधि क्या होती है? जहाँ केवल स्वरों का मेल होता है, यानी कि 2 ध्वनियाँ जो जुड़ रही हैं उन दोनों में केवल स्वर होने चाहिए, जिनका मेल हो रहा है, केवल वही स्वर संधि होगी। यदि दोनों में से एक भी स्वर नहीं है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 में से पहला दीर्घ संधि हम कल पूरी पढ़ चुके थे, जिसमें अ, ई, उ अपने समान स्वरों से ह्रस्व या दीर्घ रूप में किसी भी प्रकार आगे या पीछे मिलती है तो उसके उत्तर में, उसके विकार में दीर्घ रूप ही आता है, अर्थात आ, ई और उ ही आता है। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, आ के बाद, यानी कि दूसरी ध्वनि के रूप में ह्रस्व या दीर्घ ई, उ और री आए, यानी कि हमारी बाईं तरफ जो शब्द है उसमें हो अ या आ, और दाईं तरफ जो शब्द है उसकी पहली ध्वनि हो ई, उ या री, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए की जो मात्रा है वो हो जाएगी, ए हो जाता है। तो उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला शब्द देखिए, राज जमा इंद्र। तो उसने कहा था जो बाईं तरफ का शब्द है उसमें अ या आ होना चाहिए। तो राज में क्या है? अंतिम ध्वनि अ है। और दूसरे शब्द में जो दाईं तरफ है उसकी पहली ध्वनि होनी चाहिए ई, उ या री। तो इंद्र में क्या है? ई। तो अ में जब ई मिलेगा तो उसने कहा विकार होने के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो राज जमा इंद्र से बन गया राजेंद्र। ए की मात्रा आगे ध्यान दीजिए। अ जमा ई से हो गया ए। एक और उदाहरण देखते हैं आ जमा ई का, कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और दूसरी तरफ है ई। उमा की अंतिम ध्वनि आ, और ईश की पहली ध्वनि ई। तो आ के बाद यदि ई है तो भी विकार में क्या आएगा? ए आएगा। तो उमा जमा ईश क्या हो गया? उमेश। अब आगे चलते हैं, एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। उ वाला देख लेते हैं। अब ये देखिए सबसे ऊपर, वीर जमा उचित। वीर में बाईं तरफ की ध्वनि है अ और दाईं तरफ की पहली ध्वनि उ। अगर अ और आ के बाद उ या उ आता है, ह्रस्व या दीर्घ उ आएगा, तो विकार में होगा ओ। ई या ई आया था तो विकार में क्या आ गया था? ए आ गया था। उ या उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ। एक उदाहरण देखिए, वीर जमा उचित, अ के बाद उ, तो आंसर क्या हुआ? विकार के बाद शब्द क्या बना? वीरोचित, ओ आ गया। एक दीर्घ उ का देख लेते हैं। जल जमा ऊर्मी। जल में अ, ऊर्मी में उ, दीर्घ उ, और उत्तर में क्या है? ओ, जलोर्मी। अब तीसरा था आ के बाद अगर री आता है। ई का उदाहरण हम कर चुके हैं, उ का कर चुके हैं, एक री का देख लेते हैं। नीचे की तरफ देखिए, आ के बाद यदि री हो तो अर हो जाता है। जैसे देव जमा ऋषि। देव में ध्वनि आ गई अ। अब वो कहता है अगर अ के बाद री है, री, तो उसको अर हो जाएगा। क्या बन गया? देवर्षि। देवर्षि। र ऊपर चला जाएगा क्योंकि र हलंत है, और वह पूरा रहेगा क्योंकि उसमें अ जुड़ चुका है। देव जमा ऋषि, देवर्षि। इसी तरह ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। तो इस संधि में क्या है
कि जब अ आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाएगा, अ आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, अ आ के बाद री आएगा तो अर बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि हमने पढ़ी? हमने पढ़ी गुण संधि। अब अगली संधि है स्वर संधि का ही तीसरा भेद, वृद्धि संधि। वृद्धि, वर्तनी का ध्यान रखिए वरना अंक कट जाते हैं स्पेलिंग गलत होते ही। अब इसके नियम जानते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही ए ओ ए ओ आ आते हैं तो वहाँ पर बदलाव के बाद दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे पहले उदाहरण देखते हैं, फिर हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद अ के बाद, जैसे अ के बाद ए आ जाए, अ आ के बाद ए या ए कुछ भी हो तो दीर्घ वाला रूप विकार में आएगा। दीर्घ ए, दीर्घ ओ, अर्थात ए और औ जिसे आप बोलते हो वह आएगा। पहला उदाहरण अ जमा ए का। एक शब्द है, नीचे की तरफ है, देखिए। एक में अंतिम ध्वनि क्या है? पहले एक में अ है और दूसरे एक में पहली ध्वनि क्या है? ए है। तो ये कहता है अ जमा ए अगर है तो उत्तर में ए आएगा, जिसे आप ऐ का उच्चारण भी करते हैं। तो एक जमा एक, तो ये ए हटकर दूसरे की पहली ध्वनि दीर्घ रूप में आ जाएगी, ऐ बन गई, एक एक। ठीक है, ऐ इसलिए मैंने बोला कि आप बोलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसका उच्चारण होगा एक। अगर ए के बाद यानी कि ऐ जिसको कहते हो आप, वो तब उच्चारण होता है, ये मैं वर्ण विचार में भी बता चुकी हूँ, जब पीछे य या व हो तो हम ऐ का उच्चारण करते हैं। जैसे भैया, वहाँ ऐ बोलते हैं, वरना ए की ध्वनि आनी चाहिए, एक। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। लोक जमा एषणा। अ के बाद फिर से ए है तो ए हटाकर क्या आना चाहिए? ए आएगा, दो मात्राएं हो जाएंगी, लोकेशना। अब हम चलते हैं इसके अगले उदाहरण पर, जो है अ या आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए तो दीर्घ रूप ही उत्तर में विकार में आएगा। उदाहरण देखते हैं। परम जमा ओज, सबसे ऊपर देखिए, परम अ है, अ के बाद ओ आ गया, अ के बाद अगर ओ है तो विकार के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, दो मात्राएं हो जाएंगी, दीर्घ ओ हो जाएगा, ह्रस्व नहीं रहेगा, परमोज। ऐसे ही दंतोष्ठ, तो अ और ओ का मिलन होकर औ हो जाता है। अब नीचे देखिए, एक आ वाला भी देख लेते हैं। यण संधि से ऊपर जो शब्द लिखा गया है, वृद्धि संधि का अंतिम उदाहरण। महा जमा औषध। महा में अंतिम ध्वनि क्या है? आ। औषध में पहली ध्वनि ओ। आ और ओ दीर्घ रूप मिलकर भी दीर्घ ही रहेगा, दूसरा और कोई विकार नहीं आएगा, महोषध। तो इस तरह से हमारी संधि हुई है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम क्या रहे कि जब अ आ के बाद ई आए तो क्या होगा? ए आए। अगर ए आए तो दीर्घ रूप होगा, ए हो जाएगा। ओ या औ आए तो भी दीर्घ रूप होगा, औ हो जाएगा। तो ये दोनों रूप किस में आएंगे? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि के बाद फिर आता है यण संधि। जब नियम देखते हैं पहले, जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री के आगे क्या परिवर्तन आ गया है? अब तक हमने जो 3 भेद किए हैं उसमें बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड क्या था हमारे? अ या आ रहा था, और दाईं तरफ वालों में परिवर्तन आ रहा था, ई ऊ ए ओ आदि आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या परिवर्तन है? यण में बाईं तरफ ई ऊ या री आए। अब दाईं तरफ का परिवर्तन होगा इसमें, और दाईं तरफ यानी कि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि कोई भिन्न स्वर आए कि ई ऊ या री को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर ई को य, ऊ को व और री को र हो जाता है। अब
लग रहा बड़ा मुश्किल सा कार्य है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, देखिए कितना सरल लगेगा। पहला शब्द देखो, यदि। यदि की पहली अंतिम ध्वनि क्या है? ई, और अपी में पहली ध्वनि क्या है? अ। तो नियम था, अगर ई के बाद भिन्न स्वर आए, ई से अलग स्वर आए, तो उसका क्या बन जाएगा? व हो य हो जाएगा। ई बदलता है य में, उ बदलता है व में, री बदलता है र में। तो ई और अ मिलकर हो जाएगा य। यदि जमा अपि, यद्यपि, ये आ गया। आ भी हो तो भी आ होगा। अब देखो नीचे या वाला दूसरा उदाहरण, अति जमा आचार, ई के बाद आ गया आ, तो यहाँ पर हो जाएगा या। ई जो स्वर ह्रस्व है उसका तो यह बन गया, और जो आ की मात्रा थी दीर्घ वाला रूप है, उसकी मात्रा हमने लगानी ही है, जो भी मात्रा दाईं तरफ होगी। अत्याचार। अब इसके नीचे उ वाला उदाहरण देखिए, प्रति जमा उत्तर, मिल गया। हाँ, मैंने सबसे ऊपर कर दिया है इसे। प्रति में अंतिम ध्वनि ई, और दाईं तरफ पहली ध्वनि उ। ई और उ का जब मेल होगा तो ई को तो हो जाएगा य, और नीचे उ की मात्रा आ जाएगी प्रत्युत्तर। ठीक है, तो इस तरह से यह परिवर्तन आते हैं। एक अंतिम वाले इस पेज पर देख लेते हैं। ई के बाद दीर्घ ए आ जाए, यानी कि ए आ जाए, तो यही हो जाएगा। जैसे देवी, देवी की अंतिम ध्वनि है ई, और ऐश्वर्य की ए। ई के बाद ए आकर क्या बनेगा? ई का तो हो जाएगा य, और ए की मात्रा हम ऊपर लगा देंगे। दैवैश्चर्य, दैवैश्वर्य, व च नहीं व, तो ध्यान रखिएगा। दैवैश्वर्य कि देवी का ऐश्वर्य, इसका अर्थ ये है। तो ये परिवर्तन इसमें आएंगे इस प्रकार यण संधि में। इसके अनेक उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे। एक अंतिम उदाहरण यहाँ ये देख लेते हैं हम, जिसमें री के बाद आता है, ताकि हमारा यह पूरा हो जाए। पहला शब्द है पितृ, पितृ में पहला शब्द है, अंतिम ध्वनि है री, पितृ की अंतिम ध्वनि री, और री के बाद ई आता है, तो री का तो र हो जाएगा और उस पर ई की मात्रा लगेगी। तो देखिए यहाँ पर त्र हो गया है, त में र जुड़कर त्र। ठीक है, तो ये बन गया पितृच्छा, र पर ई की मात्रा आ गई, पितृच्छा। तो इस प्रकार हमारी यण संधि यहाँ पूरी होती है। आप ध्यान से सभी उदाहरण पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली संधि फिर पढ़ेंगे, स्वर संधि का भेद, पांचवा अयादि और अन्य संधियाँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।